हेलो। हेलो। ओके ओके। ये 10 बजे आपका लाइव आएगा। ओके ओके। ठीक है। ये 10 बजे आपका लाइव आएगा। ओके ओके। ठीक है। स्टार्ट हो गया अभी। ओके। 10 बजे आपका लाइव आएगा। ओके ओके। ठीक है। स्टार्ट हो गया अभी। ओके। ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, एक बार वॉल्यूम को कम करते हैं भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर स्टूडेंट? ओके। पहलवान विशाल शर्मा, रणवीर सिंह, डॉक्टर दर्शना देवी, दासावाड़ा फिजिक्स। भाई एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट वी स्टार्ट भाई। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी? तो कल जैसे हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक thus the order of reactivity followed as primary halide, secondary halide and tertiary halide। एक्चुअली जो कल हमने SN2 मैकेनिज्म किया था उसका ऑर्डर है ये। उसका क्या है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है। जैसे मैं आपका यहाँ पे आज दूसरे कलर का लेते हैं भाई, मार्कर आपका। ठीक है। जो ऑर्डर है अपना वो प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये ऑर्डर रहेगा आपका, किसका रहेगा बेटा? ये आपका SN2 मैकेनिज्म का रहेगा। ओके स्टूडेंट। अब ये जो आपका डायग्राम दिखा रखा है ना, इस डायग्राम का मतलब यही है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल ने कल बैक साइड से अटैक किया था और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका अटैक हो गया। ठीक है। अब ये मिथाइल 30, इथाइल प्राइमरी, आइसोप्रोपाइल 2, इसका मतलब ये आपका धीरे धीरे आपका ये एक बल्कि ग्रुप है, ऐड करते जाने स्टूडेंट। यहाँ पे एक बल्कि इन्होंने ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे 2 किए, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 किए, और यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा कर तो देगा, लेकिन जो सबसे पहले अटैक करेगा वो प्राइमरी हैलाइड पे करेगा भाई आपका। ओके स्टूडेंट। तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला भाई। अभी हम वापिस से चलते हैं हमने। अब सेकंड मैकेनिज्म आपका आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका SN1 मैकेनिज्म। SN1 का मतलब है, S का मतलब है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है स्टूडेंट आपका यूनिमोलिकुलर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब सबसे पहले मैं एक बार इसके पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये जो स्टेप आपका SN1 मैकेनिज्म है ना, ये आपका जो है 2 स्टेप में होगा भाई। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, इसमें हम रेसेमाइजेशन बोलेंगे। रेसेमाइजेशन का मतलब अभी बताएंगे आपको। जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरीके से अटैक करेगा भाई, मतलब दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। और तीसरा जो इसका रहेगा आपका ऑर्डर रहेगा आपका, वो टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके स्टूडेंट। तो ये ऑर्डर रहने वाला भाई। ठीक है। अभी ये जो मैंने आपकी तीनों बातें यहाँ पे लिखी है, जो अभी मैंने ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी है, एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं भाई। ठीक है। SN1 reaction are generally carried out in a polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc। मतलब इन सॉल्यूशन में हम SN1 रिएक्शन को चेक आउट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयंस और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टू यील्ड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, हमें टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल मिलेगा। एंड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और किस मैकेनिज्म के थ्रू? आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। ओके स्टूडेंट। अब द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विच इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका जनरल रिएक्शन इन्होंने लिख के दिखा दी। इसके नीचे जो इन्होंने दिखा रखा है वो आपका मैकेनिज्म दिखा रखा है, कैसे करके दिखा रखा है। ठीक है। एक्चुअली देखो, लाइन टू लाइन पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ने से क्या होगा, मैं आपको कोई भी टॉपिक अगर करवा रहा हूँ तो यहाँ से एग्जाम में
कुछ भी आपका बचेगा नहीं, मतलब कुछ भी एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इट अकर्स इन 2 स्टेप, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख चुके हैं हम यहाँ पे 2 स्टेप। ठीक है, और इसमें दो स्टेप आपके, ये जो पहला स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप रहेगा भैया। आपका स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, और ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा, ये आपका फास्ट स्टेप रहेगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो जैसे कि इन्होंने आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट, तो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये कार्बन और ये बी आर भाई आपका। ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ स्टूडेंट, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, इन्होंने बी आर बाहर निकल जाएगा, और बी आर यहाँ से नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, तो इस कार्बन पर क्या रह जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये ही तो स्ट्रक्चर बना रखी इन्होंने, देखे आप ध्यान से। ओके, तो अब इस स्टेप में क्या है कि आपका फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट भी आपका फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में आपको दोबारा से यही वाला कार्बोकेटाइन आपको लिखना है, और आपको किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल भी कौन सा, OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव जो है, या तो आपका फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, या आपका बैक साइड से अटैक कर सकता है भाई, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी है इसके पास अटैक करने की अब। ठीक है, और यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो आपका OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, टर्सरी आपका ब्यूटाइल एल्कोहल यहाँ पे आपका फाइनली बन गया भाई। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी आपका अल्काइल हैलाइड के बीच में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं भैया आपका नेक्स्ट पोजीशन पर। नेक्स्ट पोजीशन पर मतलब अभी इसके नीचे क्या लिखा हो, जैसे स्टेप फर्स्ट, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है भाई। स्टेप फर्स्ट इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये जो आपका स्टेप फर्स्ट है ये आपका रिवर्सिबल भी है और आपका स्लोएस्ट स्टेप, जैसे कि हम पीछे बात कर चुके हैं। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म का इन्होंने ऑर्डर दे रखा स्टूडेंट। तो SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा आपका, अभी हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी, ये आपका ऑर्डर रहने वाला है SN2 का। और ये ऑर्डर आपका रहेगा टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा भाई SN2 का और SN1 का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब प्राइमरी और SN1, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ये SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में सब इससे पहले आपको ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये मैकेनिज्म 2 स्टेप का हुआ। इसमें रेसमाइजेशन है, रेसमाइजेशन का मतलब यही जो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब यहाँ से बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ठीक है, और इस केस में रेसमाइजेशन का मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका बिल्कुल ही सेम बनेगा, आपका कुछ भी यहाँ पे आपको चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं आपको ये, ठीक है, कोई भी आपका कार्बन अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, रेसमाइजेशन का ये मतलब है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा मतलब। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ये रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, अब एक बार दोबारा से मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, एक अलग से पेज लेके आपको बताता हूँ भाई, एक्चुअल में मैं क्या SN2 में हमने क्या पढ़ा था और SN1 में क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे SN2 की भाई। ठीक है, SN2 में जैसे हमने कल ये लिया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया था, सपोज करो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन था, ब्रोमीन था, जो भी था, ये आपके न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये आपस में रिपल्सन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट कैन इजीली अटैक फ्रॉम द बैक साइड। और बैक साइड अटैक करने का रीजन दूसरा ये भी था कि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी नहीं है। ओके, ये आपका SN2 में अगर किसी को डाउट लगता है कि बैक साइड से अटैक क्यों हुआ, कि इस बैक साइड से अटैक होने का मतलब ये 2 रीजन मैंने बता दिए, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, और फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा स्टूडेंट, आपका रिपल्सन होगा। ओके, अब बात करता हूं मैं आपकी SN1 की। SN1 मैकेनिज्म में अभी हमने पढ़ा जैसे कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे आपका लगा हुआ Br। ठीक है, और यहाँ पे आपका सपोज करो कोई न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका सेकंड स्टेप में आया है, पहले स्टेप में तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका था ही नहीं। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको साफ करता हूं एक बार, तो पहले स्टेप में तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। ठीक है, ये साफ हो गया। तो पहले स्टेप में क्या था भैया आपका, एक बार इसको पूरे को साफ करते हैं, एक सेकंड रुके आप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता स्टूडेंट,
फर्स्ट स्टेप में तो ये SN1 मैकेनिज्म में ये बॉन्ड ब्रेक होके ये आपका Br बाहर निकला था, ठीक है। तो एक जो आपका कार्बोकेटाइन एक नया कार्बोकेटाइन डेवलप हो गया था, ओके। उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया था, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। मैंने आपको दोनों को स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता दिया है, ठीक है। और क्या क्या इनके मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों मैकेनिज्म के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिए भाई। इस पैराग्राफ में भी यही बात लिखी हुई है कि आपका SN1 और SN2 का जो ऑर्डर है वो कैसे है, यही बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अब ये जो नीचे लिखा हुआ फॉर द सेम रीजन, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड जैसे कि हम पिछले 2-3 पेज पहले पढ़ के आए थे, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ठीक है। और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है वो भी पढ़ के आए थे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये कैसे बनाया हुआ भाई, सपोज करो ये आप कैसे आया हुआ ये, अभी इन्होंने बात तो की अलाइलिक की और बेंजाइलिक की, ये बेंजाइलिक और ये अलाइलिक, ठीक है। अलाइलिक की पहचान क्या थी, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे अगले कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, एक्स नेगेटिव तभी तो बाहर निकला यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड से रेजोनेंस हो गई, ये आपका यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बना रखी है, ओके। ऐसे आया भाई आपका ये, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या करके दिखा दी, जो कार्बोकेटाइन है वो दूसरा रीजन क्या बता रहा है, ये स्टेबलाइज थ्रू द रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक बार अलग से पेज पे, जो इन्होंने आपके यहाँ पे करके दिखा रखा है। इन्होंने दिखा रखा भैया ऐसे देखो, जैसे सी सी, ओके। यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड का पाई वाला बॉन्ड टूटता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा और ये आपका पाई, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाला हिस्सा जाएगा आगे, ठीक है। कौन सा हिस्सा जाएगा, नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव यहाँ पे वापस से रह जाएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे भाई, और रेजोनेंस का साइन होता है ऐसे डबल एरो, कार्बन पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी आपका H2, तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। तो जो भी आपका कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस से हमें मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, ओके स्टूडेंट। अब वापिस से हम एक बार अपनी बुक्स पर चलते हैं। बुक्स पर जाने से पहले एक बार आप बेंजाइलिक को भी देख लें भाई, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, इससे जो अगला कार्बन है यहाँ पे आपका एक्स था, बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है भाई स्टूडेंट है आपका, इसके बाद आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये स्टूडेंट है। अब अगर इसकी हम रेजोनेंस करवाना चाहेंगे तो रेजोनेंस कैसे जाएगी भी आपकी, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ओके। तो यहाँ से क्या आया, नेगेटिव चार्ज आगे गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपका फिर से यहाँ पे फर्दर रिएक्ट किया और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया भाई, कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे आपका क्या बचा पॉजिटिव, और बाकी सब कुछ हमने क्या रखा सेम। फिर से आप इसकी रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस में हम फिर से क्या देख सकते हैं भाई, अब की बार जो ये वाला बॉन्ड था यहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव था यहाँ पे भाई, ये यहाँ पे आपका बिल्कुल सेम रखें इसको, ठीक है। और ये भी डबल बॉन्ड आपका सेम रहेगा, तो अब की बार जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस, और कार्बोकेटन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। कैसे, जैसे कि ये आपका सेम है, यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, और इस ये अब की बार इस कार्बन पर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट पॉजिटिव, और बाकी चीज सेम, ठीक है। फिर से ये दोबारा से यहाँ पे अटैक करेगा, एक लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर और देख लो आप, ठीक है भाई। यहाँ जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं, और ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज आगे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, इस प्लस ने और यहाँ से जो माइनस आया उसने बॉन्ड बना लिया, और फर्दर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये है, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इससे कार्बोकेटाइन की इतनी सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बना दी, तो ये आपका स्टेबिलिटी का प्रूफ है भाई। अब वापिस से हम चलते हैं एक बार अपनी बुक्स पर। अब उसके बाद कल हमने ये ऑर्डर पढ़ ही लिया था भाई, आर आई ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल ग्रेटर देन आर एफ, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्यों, क्योंकि आर आई का बॉन्ड जो है सबसे लंबा लंबा होता है और वीक भी होता है, और आयोडीन जो आसानी से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके आयोडीन सबसे पहले रिएक्टिंग के लिए आपका चला जाता है। ये डाउन द ग्रुप का ऑर्डर रहेगा भाई, ओके। अब वापिस ये एग्जाम्पल और इंडेक्स की आपको वीडियो अलग से मिलेगी।
अब जो है एक थ्योरेटिकल पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका शुरू होने जा रहा है भाई इस चैप्टर का, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं भाई, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब एक बार मैं भाई कमेंट्स देख लेता हूँ कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, हेलो। ओके ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करें भाई जल्दी से। एक बार चैट देख लेते हैं भाई एक बार सभी। एक बार सभी तनुजा को एक बार कमेंट करे भाई, तनुजा 10 वाला फिजिक्स, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके भाई, ठीक है। अब एक बार हम जैसे भी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। दूसरा पेन ले लेते हैं। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका इसकी जो थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, इसी को लेते हैं वापस से। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना भाई? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, और रेसमाइजेशन क्या होता है भाई। ओके, अभी इन्वर्जन तो आप पढ़ के आए हो, SN2 मैकेनिज्म में भाई बैक साइड से अटैक होगा, अम्ब्रेला शेप बन जाती है, SN2 मैकेनिज्म में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन किसे कहते हैं, ये सभी बातें अभी हम पढ़ते हैं भाई। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पे साइड में बताता हूँ एक बार, ठीक है। सपोज करो आपके पास ये किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें कोई कंपाउंड आपका एक्स कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट, अब यहां से ये क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब है कि प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है भाई? देखो आपको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे शो करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट आपकी किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास होगी, ठीक है, व्हेन वी पास द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन जो है आपका इस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करवाता है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सपोज करें जैसे कि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग थ्रू ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन कंपाउंड्स। मतलब यही लाइट आपकी निकोल प्रिज्म में से पास करवा के, सपोज करो यहाँ पे निकोल प्रिज्म मैं आप बना भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जब ये लाइट पास हुई तो उसके बाद ये लाइट ऐसी ही है स्टूडेंट, ये ऐसी वाली, ठीक है। जब ये सॉल्यूशन के अंदर से पास हुई, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने चाहिए। अब उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। तो ये आपको एक पॉइंट और बता रहा है कि जो आपकी पीपीएल लाइट है, इसको मैं शॉर्टकट फॉर्म में भाई पीपीएल बोल देता हूँ यहाँ पे। प्लेन पोलराइज लाइट जो आपकी जो है वो किससे मेजर करते हैं हम? पोलरीमीटर से। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ये जो कंपाउंड आपका भी मैंने बताया आपको, जो ये लाइट आप पास करे उस कंपाउंड के अंदर से, ये कंपाउंड आपका अगर लाइट को, द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, या इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। मतलब तीन बातें बता दी भाई। एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी किससे डिनोट करेंगे? डी से, और साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव। कब होगा ये? जब आपका प्लेन पोलराइज, जब ये कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, और जब ये कंपाउंड आपका इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा, जब क्या होगा भाई? जब आपका होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव तो साइन हो जाएगा, और आपका डेक्स्ट्रो की जगह लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी लाइट को इस कंपाउंड ने राइट और लेफ्ट में रोटेट करवा दिया, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम, जो हमारे पास दो आइसोमर निकल के आए, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, इन दोनों को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टूडेंट। तो ये रहेगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में भाई। फिर भी मैं आपको एक बात और बता दूं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में, जैसे आपका सपोज करो कि इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट आपकी पास नहीं हो सकती। मतलब आपका, अगर मैं कोई कंपाउंड बनाता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने बेंजीन ही लिया, ठीक है, बेंजीन लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया,
ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसमें से जो मैंने ये लाइट पास की, जो मैंने ये स्केल पास किया, जो पीपीएल लाइट या इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने इसके अंदर से पास की, ये हमें यहाँ पर तो कुछ अलग हिस्सा मिल रहा है और यहाँ पर हमें कुछ अलग हिस्सा मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट है हमें अलग। आफ्टर पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिले दोनों साइड, तो हम उसके उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद है मोलिकुलर एसिमेट्री। भाई मोलिकुलर एसिमेट्री क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, एनेंशियोमर क्या होते हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे अलग से पेज लेते हैं, ठीक है। ओके, एक बार कमेंट आए होंगे भाई, एक बार चेक करते हैं। ओके, वापस से बुक्स पर चलते हैं भाई अपना। भाई मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मोलिकुलर एसिमेट्री, अगली टर्म क्या है, अगली टर्म अपनी मोलिक्यूलर एसिमेट्री। मोलिकुलर एसिमेट्री का मतलब क्या स्टूडेंट है, अगर कोई भी कार्बन आपका, ठीक है, कोई भी कार्बन के पास अगर चारों के चारों, जैसे कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एक C2H5 लगा दिया, एक H लगा दिया, एक Br लगा दिया, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है, जो इस सेंटर वाले कार्बन से चारों के चारों ग्रुप आपके अलग अलग अटैच हो रखे हैं, अलग अलग आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्रुप जो है अटैच हो रखे हैं, तो इसको बोलेंगे हम मोलिकुलर एसिमेट्री। इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। ये रहेगा मोलिकुलर एसिमेट्री के बारे में भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, कायरल कार्बन या एकायरलिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है अभी देखते हैं एक बार, ये बुक्स में वापस अपना कायरलिटी बोल रहा है भाई, और एनेंशियोमर। अब कायरलिटी को पढ़ते हैं भाई एक बार जैसे, ठीक है। अब कायरलिटी का सपोज करें आप, आपके पास इन्होंने बुक्स में बना रखा हुआ, जैसे हाथ की से बना बना रखी हुई इन्होंने, ठीक है। ये आपका ये आ गया भाई कायरलिटी, ठीक है। कायरलिटी का मतलब आपका ये है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे इन्होंने एग्जांपल ले रखे हाथ का, ठीक है, और बीच में क्या लगा दिया, मिरर, ठीक है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। और नॉन कायरल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं भाई, सपोज करो यहाँ पे कोई जग का एग्जांपल दे रखा है या सर्कल दे रखा है आपका, ठीक है, मिरर इमेज बिल्कुल आपको सेम दिखाई रही है। जब मैं इस वाले गिलास को उठा के, बिल्कुल ऐसे उठा के और ऐसे इसके ऊपर रखूंगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ना भाई पोजिशन, सेम पोजिशन आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स, जिनकी मिरर इमेज आपस में क्या हो जाए, सुपर इम्पोजेबल। और कायरल ऑब्जेक्ट्स ऐसे जिसकी मिरर इमेज आपकी सुपर इम्पोजेबल आपकी ना हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कायरल, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एकायरल। ये बात आप याद रखें। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं भाई, देखो अभी तक ये जितनी भी बातें लिखी हुई है, मतलब इस वाले पैराग्राफ में, मोलिकुलर एसिमेट्री क्या होता है, ठीक है, मोलिकुलर कायरलिटी क्या होती है, ये सभी बात मैं आपको इन दोनों डायग्राम के थ्रू बता चुका हूँ। बेसिक लाइन टू लाइन आपका बिल्कुल सभी बातें मैंने इसमें कवर कर ली स्टूडेंट। ओके, अब इसके बाद जैसे इन्होंने दे रखा है कि डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम का मतलब इन्होंने क्या कर रखा है स्टूडेंट है, अब ये देखो दो पॉइंट आपको एनएनसीओमर बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको एनएनसीओमर बताने की कोशिश कर रहा है। एनएनसीओमर क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। एक्चुअली कायरल कार्बन और एनएनसीओमर आपका सेम है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोपेन टू और ओल का इन्होंने एग्जांपल लिया भाई, ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, मिरर, मिरर ऐसे लगाना भाई, तो मिरर ऐसे लगाओगे तो OH की जगह OH दिखेगा, CH3 की जगह CH3 दिखेगा, और देखो ये डैश वाला CH3 क्या बताया था, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब मेरे पीछे की तरफ है। और ये जो डैश वाली लाइन है, मतलब जो डार्क वाली लाइन है वेज वाली, ये इसका मतलब है टुवर्ड्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये चार आपके इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये आपकी मिरर इमेज होगी भाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड को, इस बी वाले कंपाउंड को इन्होंने 180 डिग्री पर क्या कर दिया, रोटेट, 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो पीछे CH3 था वो अब की बार पहले आ गया, और जो आगे CH3 था वो पीछे चला गया, मतलब सेम ही कंपाउंड रहा, ठीक है, सेम कंपाउंड रहा। अब आप ए और सी को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये बिल्कुल ही सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला भाई, ठीक है। तो ए और सी को हम क्या कह सकते हैं, आपका एनएनसियोमर बोलते हैं, ए और बी को,
ठीक है, जो कि 180 डिग्री पर रोटेट करे। और आपका ए और सी जो आपका सुपर इम्पोजिबल है उसको बोलेंगे अब हम आपका एकाइरल कार्बन। अब इसमें पॉइंट आपको याद रखने की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट? देखो सपोज करो मैंने आपको कायरल कार्बन बताया था या मोलिकुलर एसिमेट्री बताया था। मैंने तो आपको बताया था कि एक कार्बन के पास आपका जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपका एसिमेट्री होगा। लेकिन यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि एक ही कार्बन पर इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप आपके सेम अटैच हैं। ठीक है, तो जब आपके मिथाइल ग्रुप सेम अटैच है ना एक कार्बन के पास, ध्यान से सुने भाई ये बात, इस कार्बन से जब दो मिथाइल ग्रुप आपके सेम अटैच है, उसके बाद जब आप इसकी मिरर इमेज बनाई आपने और उसके बाद आपने जब 180 डिग्री पर रोटेट किया, जब आपका कंपाउंड ए और सी आपका एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो पाएगा नहीं होगा ही। अगर यहाँ पर मैं मोलिकुलर एसिमेट्रिक कार्बन लेता हूँ, जैसे इस कार्बन से एक तो CH3 ले लिया, एक कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया, जैसे कि इस बुक्स में बना रखा भाई, ठीक है, ये वाला ये रहा ब्यूटेन टू ओल का एग्जाम्पल। ब्यूटेन टू ओल का एग्जाम्पल जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से एक तो CH3, एक C2H5, एक हाइड्रोजन, एक OH, चारों के चारों अलग 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 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कोई भी सेम नहीं है। तो जब आपने इसकी मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज तो सबको पता है भाई, CH3 जो था बैक में रहेगा, C2H5 ये तो मिरर इमेज तो सेम रहेगा। लेकिन जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो CH3 आपका बैक साइड में था वो आपका फ्रंट साइड में हो जाएगा, आपका देखो, और जो आपका C2H5 फ्रंट साइड में था ये आपका बैक साइड में हो जाएगा। इसके बाद आप चेक करें डी और एफ को, अगर आप एफ को उठा के जैसे ऐसे उठा के और सेम ऐसे रखोगे, क्या सुपर इम्पोजेबल होगा? नहीं होगा। CH3 की जगह पर C2H5 है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट? जब आपका मोलिकुलर एसिमेट्रिक कार्बन है, एक कार्बन ऐसा जिसके पास चारों के चारों अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसकी मिरर इमेज को 180 डिग्री के रोटेट करने के बाद वो आपका सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई स्टूडेंट, ये नीचे तीन चार लाइन में लिखी हुई है, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो। ब्यूटेन टू ऑल हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड एज एक्सपेक्टेड इज chiral. Some common example of chiral molecules such as 2-chlorobutane, ये दूसरा एग्जांपल है 2,3-हाइड्रोक्सीप्रोपेनॉल। ठीक है, ये तीसरा एग्जांपल है, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। तो these stereoisomer related to each other as non superimposable mirror image. अब कौन कौन सी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई है यहाँ पे? डी और एफ ना, मतलब डी और एफ मिरर इमेज तो है, लेकिन डी और ई आपका मिरर इमेज है, डी और एफ आपकी सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो जो आपका सुपर इम्पोजेबल नहीं है उसको आप इन्होंने क्या कहा है? आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ओके स्टूडेंट, तो ए एंड बी इन फिगर 6.5, आप फिगर 6.5 भी चेक करें एक बार। ए एंड बी इन फिगर 6.5 क्या कह रहा है यहाँ पे? एंड डी एंड ई इन फिगर 6.6 आर एनेंशियोमर। ये दोनों एग्जांपल आपके क्या स्टूडेंट है? एनेंशियोमर के हैं। कौन कौन से? एक तो डी और एफ, और सेकंड आपका कौन सा? ए और आपका बी भाई। ओके, ये आपके एनेंशियोमर है। अब हम चलते हैं भैया आपका नेक्स्ट पर। अब एनेंशियोमर भी आपके जैसे डी और एफ दो एनेंशियोमर है ना यहाँ पे, एक तो डी है एक एफ है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना भाई। इधर CH3 आपका डैश पर है, इधर CH3 आपका डैश पर है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक आपका लीवो रोटेटरी होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा डेक्स्ट्रो है लीवो है? तो जैसे कि हमने 11th और 12th में पढ़ के आए हैं कि अभी तो पीछे पड़ गया कार्य कार्बन में कि when we pass the PPL light through this compound, the compound will rotate the light in clockwise direction. That compound name is the dextrorotatory and this is the positive direction, dextrorotatory. ओके, और आप 12th क्लास के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे कि डेक्स्ट्रो रिवो रोटेटरी किसे कहते हैं, कि जिसका OH नेगेटिव आपका राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको, वो आपका डेक्स्ट्रो होगा, और जिसका OH आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा वो आपका लीवो होगा। वो आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिर ऐसे कंपाउंड से के पास से मतलब जिसके पास दोनों पोजीशन हो, एक तो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, एक लीवो रोटेटरी हो, मतलब एक प्लस का साइन हो एक माइनस का साइन हो, प्लस का मतलब आपका डी और माइनस का मतलब आपका एल। ठीक है, तो एक कंपाउंड में जब हमें दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन। अब इस पैराग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको अलग से पेज लेके।
फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद आपको बताता हूँ। ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनहांसियोमर इज इक्वल प्रोपोर्शनल will have zero optical rotation as the rotation due to one isomer will be cancelled by rotation due to the other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture. A racemic mixture is represented by prefix plus minus, जैसे कि हमने बताया D और L से, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। अब एक बार इस पैराग्राफ को डिटेल में बताता हूँ भाई आपको मैं क्या है, ठीक है। डिटेल में क्या है, सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे कार्बन, कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया भाई Cl ले लिया जैसे, और यहाँ पे आपने ले लिया CH3 ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया C2H5। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने मिरर इमेज लगाया जैसे, ठीक है, तो मिरर इमेज लगाए तो आपने जैसे एक कार्बन इधर हो गया, इसका हाइड्रोजन आपको इधर दिखेगा, इसका Cl आपको इधर दिखेगा, इसका CH3 आपको इधर दिखेगा, और इसका C2H5 आपको इधर दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। अब सपोज करें आप जहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको ये एक आपका मैंने कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ले लिया, अभी इसको मैं जैसे 180 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ भाई, इसको 180 डिग्री पर रोटेट करने से क्या हुआ, जो आपका सपोज करें ये आपका डैश पर था, वेज पर था, ठीक है, इसको 180 डिग्री पर रोटेट करने से क्या हुआ भाई, आपका ये कार्बन, ये आपका डैश पर हो जाएगा हाइड्रोजन, ये आपका CH3 सेम रहेगा, ये आपका C2H5 रहेगा, और ये आपका स्टूडेंट क्या रहेगा, आपका Cl आपका किस पर चला गया, डैश पर चला गया भाई, वेज पर, ठीक है। तो इसका नाम देता हूं मैं जैसे A, इसका नाम देता हूं मैं B। ये कब आपका 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इससे ये कंपाउंड बना है। तो A और B सपोज करें, A आपका मैं ले लिया डेक्स्ट्रो, B आपका ले लिया मैंने लीवो रोटेटरी, ठीक है। जब आप इस कंपाउंड में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, जब आप इस कंपाउंड में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, ये दोनों कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट आपकी सॉल्यूशन के अंदर से पास हुई, तो आपकी फाइनली क्या हुई, आपका सेम प्रोसेस, आपका जैसे आपने लाइट पास की थी सेम लाइट आपकी राइट हैंड साइड में निकल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, इन दोनों ने अपनी रोटेशन को क्या कर लिया, एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, और कैंसिल करने से लाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये लाइट आपकी फर्दर सेम निकली। तो इसी को बोलते हैं हम रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, वापस अपनी बुक्स पर चलते हैं एक बार, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर कंटेनिंग टू एनहांसियोमर, मतलब एक कंपाउंड है जिसके पास दो एनहांसियोमर है, कौन सा, प्लस और माइनस का, अभी जो मैंने लिखा, ठीक है, और वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो वेयर अपने रोटेशन क्या करेंगे, कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे के अपने जीरो रोटेशन होगी, क्योंकि प्लस और माइनस ने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जिसके पास डेक्स्ट्रो रोटेट और लीवो रोटेटरी आपका होता है। ओके स्टूडेंट, अब एक बार वापस हम भाई कमेंट्स पर चलते हैं। ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है स्टूडेंट, सभी एक बार बताएं। ओके ओके, ठीक है भाई। अभी ये देखो फिर एग्जांपल आ गए ये, अभी इसके बाद चलते हैं हम रिटेंशन पर। एक्चुअली रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन में देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, पढ़ने से पहले ही मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपकी पिक्चर दे रखी है ना, ये वाली, ठीक है, इस वाली पिक्चर में ये तो है कार्बन, और कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि एक तो CH2OH, एक CH3, एक H, और एक C2H5, ये पूरा, तो चारों के चारों वाला ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा है, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना कि कार्बन और दूसरे कार्बन का, ना कि कायरल कार्बन का, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है। तो जैसे ही प्रोडक्ट आपका किसके साथ बना रखा है इन्होंने, HCl के साथ, H के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो H के ऊपर नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर आपका प्लस आएगा, ठीक है। प्लस की जगह किसके भेज दो, Cl को, ओके। तो CH टू Cl जुड़ गया, और ये H प्लस और ये OH नेगेटिव आपका वाटर जुड़ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में, इस पैराग्राफ में क्या बात लिखी हुई कि रिटेंशन का मतलब ये है आपका कायरल कार्बन की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है, ये सेम बात है, वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये आपका डिफरेंस था। एक बार पढ़ लेते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशली, प्रिजर्वेशन का मतलब आपका सेम रहेगा, और स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर मतलब ये कायरल सेंटर, during a chemical reaction. In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, अभी मैंने बताया था कि इस कार्बन का कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ भाई, ठीक है।
around the stereo center of the reactant. Such a reaction is said to proceed with the retention of configuration. तो इसी कंपाउंड को जिसमें काइल कार्बन आपका स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका सेम रहने वाला है ये, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। कंसिडर ये आपका फिर एग्जांपल दे दिया, एक तो नेगेटिव वाला दे दिया और एक आपका पॉजिटिव वाला दे दिया। भाई जो नेगेटिव वाला दिया हुआ आंसर में तो आपका देखो सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब जैसे लीवर रोटेटरी दे रखा है, ठीक है, और ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा। ओके स्टूडेंट, सिर्फ ये आपका डिफरेंस रहेगा हीटिंग के बाद, क्योंकि एक कंपाउंड से सेम ही प्रोडक्ट मिल गया, फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो कोई रिएक्शन करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक आपका लीवर रोटेटरी है, एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपकी प्लेन पोलराइजर प्लेन पीपीएलाइट से आई हुई है, ठीक है, और ये बात आपकी अलग है रिटेंशन से। ओके, अब एक बार आगे क्या लिखा है इन्होंने, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्फ़िगरेशन एट ए सिमेट्रिक सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज इन द प्रोडक्ट। अब ये साइन चेंज हुआ क्यों? दिस इज बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विद सेम कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक सेंटर मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। अब यहाँ पर तो OH लगा हुआ था, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट में Cl लगा दिया, ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हो गए ना। तो अलग अलग प्रोडक्ट होने से क्या हो गया, बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड हो गए विद सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एट एसिमेट्रिक सेंटर, उनकी आपको रोटेशन अलग अलग मिलेगी, ऑप्टिकल रोटेशन, जब आप पीपीएलाइट उसमें से पास करोगे। तो एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, इन्होंने मी लगा रखा देखो, एक हो सकता है लीवर रोटेटरी। ओके स्टूडेंट, तो माइनस वाला मैंने लीवर लगा दिया और ये आपका डेक्स्ट्रो लगा दिया। अब चलते हैं भाई इन्वर्जन पर। इन्वर्जन जैसे ही आप SN2 मैकेनिज्म पढ़ के आए होंगे। अब इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, ये तीनों पॉइंट्स आपका इस एग्जांपल के थ्रू कैसे बता रहा है आपका, ये ध्यान से देखें। सपोज करो मेरे पास ये सेंटर वाला एग्जांपल है, ये ले रखा है इन्होंने, मेन एग्जांपल ये है, ठीक है। अब इस कंपाउंड से वाई बना, जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है भाई H+ इधर था, CH3 इधर था, पलट के क्या हो गया, इधर चला गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ आपका, और X की जगह पर क्या आ गया आपका, Y आ गया। इसका मतलब ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पर आपका इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि इन्वर्जन में हमें पता है कि सभी के सभी जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पलट चुके हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहां से जब हम इस तरफ चले, जो आपके तीनों के तीनों प्रोडक्ट राइट में थे, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके राइट में है, ना ही कायरल कार्बन में कोई सेंटर ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्स आपका सिर्फ एक्स यहाँ पे लगा हुई, ठीक है। तो ये आपका हम कह सकते हैं कि आपका रिटेंशन हुआ है, जिसमें आपका कायरल कार्बन ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो बी में आपका क्या हुआ है, SN2, ए में आपका क्या हुआ है, रिटेंशन, और इन A+B दोनों को मिला के, अब इन A+B दोनों को मिला के स्टूडेंट क्या हो गया आपका 50% जैसे ये है और 50% ये है, ठीक है। तो 50-50% का मतलब क्या है आपका, जब दोनों कंपाउंड, एक रिटेंशन हो एक इन्वर्जन हो, इन दोनों में आपको दोनों कंपाउंड अगर 50-50% मिल रहे हैं, इन दोनों से जो कंपाउंड बनने वाला है, सपोज करो A और B से दो दो कंपाउंड है, मतलब A ये है B ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे इसी को बना रहा हूँ दोबारा से, इसी को C2H5 सेम बना रहा हूँ बिल्कुल भाई, CH3H, ठीक है, और यहाँ पे Y, और ये आपका यहाँ पे बॉन्ड लिया मैंने, और ये आपका C2H5H, CH3, और ये आपका Y, ठीक है। Y का बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम ये बॉन्ड मान लेते हैं। तो A+B का मिक्सचर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेम हिस्सा आपको इधर मिल रहा है और सेम हिस्सा आपको इधर मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि A कंपाउंड क्या आपका, देखो A इज द ओनली कंपाउंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। बी में क्या है आपका इन्वर्जन, बी में क्या आपका इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट, और 50-50 रेशियो का मिक्सचर अगर आपको मिल रहा है A और B का, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। और प्रोडक्ट क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपको किसी भी वीडियो, किसी भी बुक्स, कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ये मैंने क्या किया है, A और B को क्या किया है, मैं एक बार दोबारा से इसको साफ साफ बताता हूँ आपको अगले वाले पेज पर। एक कार्बन था यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे आपका C2H5 था, यहाँ पे आपका CH3 था, यहाँ पे आपका S था, यहाँ पे आपका Y था, यहाँ पे आपका बॉन्ड, यहाँ पे आपका Y फिर से, ओके, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका H
यहाँ पे आपका C2H5, ठीक है। ये आपका A था, ये आपका B था। अब जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट आपको राइट में और लेफ्ट में दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब ये 50% ये है और 50% ये है। A प्लस B आपका क्या दिखाएगा हमें, रेसिमाइजेशन दिखाएगा भाई। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट था भाई आपका मेन। अब वापिस हम अपनी बुक्स पर चलते हैं। अब इसके बाद क्या कराई, नाउ लेट अस ए फ्रेश लुक ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का मतलब है ऐसा कार्बन लेना है जिसके पास चारों के चारों जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वे आपके अलग हों। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लेके हमारे पास SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई जितनी भी बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका SN2 मैकेनिज्म और आपका SN1 मैकेनिज्म में जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम का मतलब आपका, जैसे ये कार्बन आपका, ठीक है, इन्होंने काइरल कार्बन लिया लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्वर्जन हुआ, SN2 के अटैक हुआ, ये सारी की सारी तीनों चीज पलट के इधर आ गई, ठीक है। तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म हो गया फर्स्ट स्टेप में, और इन्वर्जन हो गया यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। SN2 मैकेनिज्म में क्या, SN2 हो गया, और SN1 में क्या हो गया आपका, SN1 में हम देख सकते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है ये पहले क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना, पॉजिटिव Br पहले बाहर निकला यहाँ से। सेम यहाँ पे इन्होंने लिखा ये वाला, ठीक है, ये बना रखा भाई इन्होंने, अब क्या दूसरी फॉर्म में बना रखा है। मतलब ये कह रहा है कि OH आपका बैक साइड से अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब आपका बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, जब आपका ये कंपाउंड, जब आपका फ्रंट साइड से करेगा, जब आपका ये कंपाउंड बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहे, ये आपका सेम रहेगा भाई बिल्कुल, रिटेंशन में भी और इन्वर्जन में भी, ठीक है। जितनी बातें यहाँ पे लिखी हुई है वो सेम है SN1 और SN2 की। अब हम आगे चलते हैं भाई, एक बार आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में चलते हैं भाई। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। एक बार कमेंट देखते हैं भाई सभी के। ओके, वापिस से अपनी बुक्स पर आते हैं भाई। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भैया, ये जो आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर आपको ये रहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सारी बातें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ और आपको समझाने के लिए अलग से पेज भी ले रहा हूँ। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब, एलिमिनेशन का मतलब आपको एलिमिनेट ही कर देना है। वो एलिमिनेट कर देना का मतलब यहाँ पर आपके इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा भाई, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए पहली बात तो कंडीशन क्या है कि इन्होंने क्या बता रखी है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो कार्बन ले रखे हैं, इस कार्बन पर इन्होंने क्या लगा रखा है, हेलोजन, ठीक है। जिस कार्बन पर हेलोजन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास मैंडेटरी है H होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी भाई। तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करने के लिए आया, ये न्यूक्लियोफाइल को चाहिए आपका H, मतलब कोई बेस, बेस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जो भी आपका अटैक करने आया वो आपका सबसे पहले आपका H प्लस लेगा, प्रोटोनेट करेगा भाई, ठीक है, प्रोटोनेट करेगा। तो ये आपका H प्लस यहाँ से लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड जो आपका ब्रेक हुआ ये वाला, तो H प्लस तो ये लेके यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा ना यहाँ पे। तो ये नेगेटिव जाएगा फिर आगे, और आगे धक्का लग के ये X जाएगा बाहर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होते यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, और प्लस में साथ में क्या निकला, आपका कोई बेस था मान लो BH, और प्लस में आपका X नेगेटिव बाहर निकल गया। ऐसे रिएक्शन हो गई। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा एल्किन बन रहा है, कब बन रहा है, ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन आया कंपटीशन में, जब आपने एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब KOH का आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, आपका OH नेगेटिव, जो आपका B नेगेटिव लिखा हुआ है, ये बेस आपका, ये वाला बेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस, यहाँ पे आपका OH नेगेटिव, ये वाला सीन है भाई। ये अटैक करने जाएगा H प्लस को। तीन बातें बताइए, पहली तो जो बीटा बीटा वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताइए, आपका न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा H प्लस को लेके जाएगा और एल्किन फॉर्मेशन होगा। तीसरी बात आपकी क्या बताई, एल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है स्टूडेंट। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ भाई, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
कल होगी इसकी नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम पर क्लास हो रही है रेगुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जून में छुट्टियां हैं बच्चों की, तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी भाई, लाइन टू लाइन ऐसे ही। तो सभी मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें इस क्लास को, ठीक है, और अपने नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसको स्ट्रीम को रोक रहा हूँ भाई, एक बार कमेंट चेक करते हैं। ओके।